हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए पोक्सो और पोस्ट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सरिस्का सीरीज 15 आज हम करने वाले हैं। सरिस्का सीरीज में पोक्सो 2012 और 19 में क्या चेंजेज हुए थे, साथ में ही पोस्ट पर आधारित क्वेश्चन है वो भी लाए जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, पुरानी परीक्षाओं में पोक्सो और पोस्ट पर आधारित क्वेश्चन है वो भर भर के पूछे गए थे और आगामी परीक्षाओं के लिए भी पोक्सो और साथ में पोस है वो आपके सिलेबस में रखा गया है। इसलिए आप सरिस्का सीरीज के सारे क्वेश्चंस देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। तो चलिए साथियों, देखते हैं पोक्सो और पोस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज पार्ट 15 का पहला क्वेश्चन 281। हाउ मेनी मेंबर्स विल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम एनजीओज और एसोसिएशंस कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन। महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध गैर सरकारी संगठनों या संघों से कितने सदस्यों को नामांकित किया जाएगा? 1, 2, 3, 4। यहाँ पर बताया गया है कि जो आईसीसी होती है या एलसीसी होती है उसमें एनजीओ या एसोसिएशन से कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे जो कि प्रतिबद्ध होते हैं, महिलाओं से संबंधित होते हैं या महिलाओं के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, उन संगठनों से कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 2। दो सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे, कहाँ से लिए जाएंगे? या तो एनजीओ के होने चाहिए या कोई एसोसिएशन के होने चाहिए। और ये एनजीओ या एसोसिएशन है वो किससे संबंधित हो? जो प्रतिबद्ध हो, महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हो, उनसे लिए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 2 मेंबर्स। क्वेश्चन देख लेते हैं 282। According to the POS Act, what does the term unorganized sector refer to? पोस अधिनियम के अनुसार असंगठित क्षेत्र शब्द का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो पोस पोस का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन है। उस एक्ट के तहत अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि असंगठित क्षेत्र किसको कहेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। एन एंटरप्राइज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स विद लेस देन 10 वर्कर्स। An enterprise owned by individuals or self-employed workers with more than 10 workers. An enterprise owned by corporations or government entities. An enterprise owned by individuals or self-employed workers with any number of workers. तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? असंगठित क्षेत्र का क्या मतलब हो जाएगा, क्या तात्पर्य हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा एन एंटरप्राइज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स लेस देन 10 मेंबर्स या 10 वर्कर्स। आंसर में बताया गया है कि वो एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन या संगठन जो व्यक्तियों से मिलकर के बना है या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है, स्वरोजगार समूह बनाया हुआ है, जिसमें 10 से कम वर्कर होते हैं, 10 से कम कार्यकर्ता होते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे? असंगठित क्षेत्र बोलेंगे या अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 283। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए वर्क प्लेस अकॉर्डिंग टू द पोस एक्ट 2013? पोस अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थल माना जाता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पुरानी परीक्षा में पूछे गए और आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे कि वर्क प्लेस किसको डिफाइन किया गया है, कार्य के लिए कार्यस्थल किसको कहा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग पर्सनल टाइम, एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, any place visited by the employee for personal reasons, any place visited by the employee for leisure activities। तो पोस अधिनियम के अनुसार कार्यस्थल किसको माना गया है? जहां पर कि सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है वो लागू होता है, तो कार्यस्थल किसको कहेंगे? जहां पर वो कार्य करता है। इसके अनुसार कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके रोजगार से संबंधित स्थान है, नौकरी से संबंधित स्थान है, उसको जाना पड़ेगा। वो स्थान जहां के लिए उसको निर्देशित किया गया है या कार्य के लिए उसको जाना होगा, तो वो क्या हो जाएगा? उसका कार्य स्थल हो जाएगा, रोजगार का स्थल हो जाएगा। तो पोस एक्ट के तहत वर्क प्लेस क्या हो जाएगा? एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय, जो कार्य करता है या रोजगार करने वाला है, जो भी स्थान को विजिट करता है जहां वो उसका रोजगार जुड़ा हुआ है, उसकी नौकरी जुड़ी हुई है, उस स्थान को आप क्या बोलेंगे? वर्क प्लेस बोलेंगे, कार्यस्थल बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 284।
एज पर पोस एक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट? पोस अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न की रोकथाम का उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू वुमेन इन द वर्कप्लेस, टू एंश्योर वुमेन आर नॉट सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्कप्लेस, टू क्रिएट ए हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट फॉर वुमेन, और डी ऑप्शन हो जाएगा टू थ्रेटन वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। पोस अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न की रोकथाम का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा होगा बी होगा, टू एंश्योर वुमेन आर नॉट सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस। यानी कि पोस अधिनियम है वो क्यों लाया गया है कि महिला को यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं बनाया जाए, कार्यस्थल पर महिला है उसका यौन उत्पीड़न नहीं किया जा सके। इसको रोकने के लिए क्या किया है, पोस अधिनियम लाया गया है कि महिला को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न नहीं किया जा सके। इसके लिए क्या लाया गया है, पोस अधिनियम लाया गया है। पोक्सो और पोस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सरिस्का सीरीज 15 का अगला सवाल देख लेते हैं 285। हु कैन बी नोटिफाइड एज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर पोस एक्ट 2013? पोस अधिनियम 2013 के तहत जिला अधिकारी के रूप में किसे अधिसूचित किया जा सकता है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ऑल ऑफ दी अबव। पोस अधिनियम के अनुसार जिला अधिकारी है वो नियुक्त करना होगा, अधिसूचित करना होगा कि कौन जिला अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नॉमिनेट होगा, या किसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मानेंगे पोस एक्ट 2013 के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है। ये क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रूप में इनको माना जाएगा, ये अधिसूचित किए जाएंगे पोस एक्ट 2013 के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। डियर फ्रेंड्स, पोक्सो एक्ट 2012 और 2019 में क्या चेंजेज हुए थे, इसके साथ में पोस एक्ट 2013 पर क्वेश्चन है पुरानी परीक्षाओं में भर भर के पूछे गए थे, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए। देख लेते हैं अगला सवाल 286। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आती है? प्रोवाइडिंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू वुमेन इन देयर एम्प्लॉयमेंट, थ्रेटनिंग वुमेन विद डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन देयर एम्प्लॉयमेंट, offering women a promotion in their employment, interfering with women's work or creating an offensive work environment, और ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आती है? किसको आप यौन उत्पीड़न बोलेंगे? इनमें से कौन कौन से एक्ट है, कृत्य है जो आपको यौन उत्पीड़न लगते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। प्रोवाइडिंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू वुमेन इन देयर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर ये बताया गया है कि उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए, मतलब कि प्राथमिकता दी जाए यौन उत्पीड़न के लिए, उनको सेक्सुअल हरासमेंट के लिए प्राथमिकता दे करके, प्रलोभन दे करके, कार्य में रोजगार में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे करके यौन उत्पीड़न किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रलोभन की श्रेणी में ये आता है। दूसरा है थ्रेटनिंग वुमेन विद डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन देयर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर और भी खतरनाक कंडीशन बताई गई है कि उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, रोजगार में तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए राजी हो जाए। इसके बाद में ऑफरिंग वुमेन ए प्रमोशन इन देयर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ एक और कंडीशन बता दी है कि आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो यौन उत्पीड़न के लिए उनको प्रताड़ित करना, प्रलोभन देना, लालच देना, ये सब किस श्रेणी में आते हैं? यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। और इसके साथ में इंटरफेयरिंग विद वुमेन्स वर्क और क्रिएटिंग एन ऑफेंसिव वर्क इन्वायरमेंट, ये भी है कि उनके कार्य में बाधा डालना, उनको तंग करना, परेशान करना, ये सभी किस में आते हैं? यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ कौन कौन सी कंडीशंस बताई है कि पहले प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि जिससे लालच में आकर के महिला है वो यौन उत्पीड़न की शिकार हो जाए, उसके साथ में उनको तंग किया जाएगा, डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इस तरीके से रोजगार में तंग परेशान किया जाएगा, और प्रमोशन के लिए उसको प्रलोभन दिया जाएगा या कार्य में बाधा डाली जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियां हैं, सभी कृत्य हैं वो किस में आ जाएंगे? यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आ जाएंगे, और उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 287। व्हाट इज वन ऑफ द इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट्स दैट मे अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट? निहित या स्पष्ट धमकियों में से एक क्या है जो यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकती है? थ्रेटनिंग वुमेन्स प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, promising women preferential treatment in their employment, implied or explicit threat of detrimental treatment in her employment, interfering with women's work or creating a offensive, intimidating, hostile work environment। और ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। निहित या स्पष्ट धमकियों में से एक क्या है जो यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आती है? तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। थ्रेटनिंग वुमेन्स प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मतलब कि उसको इस तरीके से थ्रेटनिंग करना कि उसका वर्तमान या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसको खराब करने के लिए उसको धमकियां दी जाए, परेशान किया जाए कि आपकी नौकरी को खराब कर दूंगा, आपके एसीआर को, एपीआर को खराब कर दूंगा। इस प्रकार की थ्रेटनिंग है वो किस में आती है? यौन उत्पीड़न में आती है। प्रोमिसिंग वुमेन्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन देयर एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक खतरनाक बात है कि उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए बोला जाएगा कि आपको काम नहीं दिया जाएगा, आपको हल्का काम दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रलोभन में आ जाएगा और यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। इसके साथ में इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, उसके रोजगार के लिए कि आपकी तो नौकरी खराब कर देंगे, आपको नौकरी से निष्कासित कर दिया जाएगा। डेट्रीमेंटल मतलब खतरा पैदा कर दिया जाए, उसको चोट पहुंचाई जाए, नुकसान पहुंचाया जाए, रोजगार में उसको तंग किया जाए, ये हो जाएगा। और तीसरा, इंटरफेयरिंग विद वुमेन्स वर्क, क्रिएटिंग ऑफेंसिव, इंटीमिडेटिंग और हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट, उसके कार्य करने में बाधा डाली जाए। तो ये सब क्या हो जाएंगे? यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आ जाएंगे। यौन उत्पीड़न के निहितार्थ हो सकते हैं या स्पष्ट धमकियों की श्रेणी में आ जाएंगे, और ये सब क्या हो जाएंगे? यौन उत्पीड़न कहलाएंगे। इन सभी को आप क्या कह सकते हैं? यौन उत्पीड़न कहेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते हैं 288। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंस्टिट्यूटिंग द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी? आंतरिक शिकायत समिति के गठन के लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल ही इमरती क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में तैयार मिल जाता है। आईसीसी का गठन कौन करेगा? आईसीसी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो आईसीसी का गठन, आईसीसी का मतलब है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन कौन करेगा? एम्प्लॉइज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर हमारा, आईसीसी का गठन कौन करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, एम्प्लॉयर। नियोक्ता है ये क्या करेगा? आईसीसी का गठन करेगा। नियोक्ता जो रोजगार देने वाला है वो अपने यहाँ पर रोजगार के लिए जो संगठन बना हुआ है वहां पर वो क्या करेगा? आईसीसी का गठन करेगा, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, एम्प्लॉयर। क्वेश्चन देख लेते 289। How long can the presiding officer and members of the internal complaint committee held office? आंतरिक समिति के पीठासीन अधिकारी और सदस्य कितने समय तक पद पर बने रह सकते हैं? बिल्कुल अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हर परीक्षा में यही क्वेश्चंस मिलते हैं। साथियों, नए तरीके का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बताइए। आंतरिक कमेटी के जो पीठासीन अधिकारी है एम्प्लॉयर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं या मेंबर एम्प्लॉयर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, कितने समय तक पद पर बने रह सकते हैं? अप टू 1 ईयर, अप टू 2 ईयर्स, अप टू 3 ईयर्स, अप टू 4 ईयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, अप टू 3 ईयर्स। मतलब कि 3 वर्ष तक वो पद धारण कर सकते हैं। 3 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है, या तो पीठासीन अधिकारी का या जो मेंबर होते हैं उनका। किसके? आईसीसी के। आईसीसी का गठन कौन करता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है या मेंबर है उनका कार्यकाल कितना हो सकता है? 3 वर्ष मैक्सिमम हो सकता है। उससे पहले भी उनको हटाया जा सकता है, ये प्रावधान बताया गया है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, अप टू 3 ईयर्स। क्वेश्चन देख लेते हैं 290।
हु कैन बी नॉमिनेटेड एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। आंतरिक शिकायत समिति के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नामित किया जा सकता है? एनी वुमेन एम्प्लॉई, a woman employed at a senior level at the workplace, a woman from other offices or administrative units of the workplace, any woman from the same employer or other department or organization। तो आंतरिक शिकायत समिति के पीठासीन अधिकारी हैं वो कौन हो सकते हैं? प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन हो सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ए वुमेन एम्प्लॉयड एट ए सीनियर लेवल एट द वर्क प्लेस। जो रोजगार में महिला लगी हुई है तो सीनियर लेवल की अधिकारी होगी, सीनियर लेवल की यहाँ पर मेंबर होनी चाहिए, मतलब कि जो भी सदस्य हैं वहां पर उनसे सबसे ऊपर लेवल की अधिकारी है वो क्या होगी? सीनियर लेवल की होगी। या तो आरोपी हैं या पीड़ित हैं, उनसे सीनियर लेवल की अधिकारी है वो कौन हो सकती है? पीठासीन अधिकारी हो सकती है उस वर्क प्लेस में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, अ वुमन एम्प्लॉयड एट ए सीनियर लेवल एट द वर्क प्लेस। पोस्ट पर आधारित क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 291। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉइज हु आर कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और हैव एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क और लीगल नॉलेज शुड बी नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। ऐसे कितने कर्मचारियों को आंतरिक शिकायत समिति के लिए नामांकित किया जाना चाहिए जो महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव या कानूनी ज्ञान है? एट लीस्ट वन, नॉट लेस देन टू, एट लीस्ट थ्री, नॉट लेस देन फोर। ऐसे कितने कर्मचारियों को आंतरिक शिकायत समिति के लिए नामांकित किया जाना चाहिए जो महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव है या जो कानूनी ज्ञान रखते हैं, तो जो महिलाओं के लिए कार्य करते हैं उनके प्रति प्रतिबद्ध है, उनके हितों के लिए कार्य करते हैं, या जिनको सामाजिक कार्य का अनुभव है, या जो कानूनवेत्ता है, कानून के ज्ञानी हैं, ऐसे मेंबर्स हैं वो आईसीसी में कितने होने चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, नॉट लेस देन टू। मतलब कि दो सदस्य है वो कम से कम ऐसे होने चाहिए जो महिलाओं से संबंधित कार्य करते हैं, महिलाओं के हितों के प्रति कार्य करते हैं, ऐसे हो सकते हैं। या जो सामाजिक कार्य में अनुभव रखते हैं या कानून विज्ञ होते हैं, कानून के ज्ञाता होते हैं, वो कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम दो सदस्य ये नॉमिनेट होने चाहिए। किसके लिए? आईसीसी के लिए होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 292। If there is no senior level woman employee in the administrative unit or office of the workplace, who can be designated as the presiding officer? यदि कार्यस्थल की प्रशासनिक इकाई या कार्यालय में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है तो पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नामित किया जा सकता है? फीमेल एम्प्लॉई फ्रॉम एनी अदर वर्क प्लेस ऑफ द सेम एम्प्लॉयर और अदर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। Female employee only from any other workplace of the same employer, only female employee from any other department or organization, female employee from another workplace or department regardless of employer। यदि कार्यस्थल की प्रशासनिक इकाई या कार्यालय में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है तो पीठासीन अधिकारी किसे नामांकित किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, फीमेल एम्प्लॉय फ्रॉम एनी अदर वर्क प्लेस ऑफ द सेम एम्प्लॉयर और अदर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए कि एक वर्क प्लेस है वहां पर सीनियर लेवल की कोई महिला है ही नहीं तो आईसीसी के लिए वो प्रोजाइडिंग ऑफिसर नहीं हो सकती, तो उसी एम्प्लॉयर के दूसरे डिपार्टमेंट से सीनियर ऑफिसर है वो लिया जा सकता है। परंतु वहां पर भी नहीं है तो दूसरे डिपार्टमेंट से लिया जा सकता है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लिया जा सकता है और वो सीनियर लेवल की महिला होनी चाहिए। तो सही कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी? पहले वाले में तो है ही नहीं तो दूसरे डिपार्टमेंट से ली जा सकती है परंतु सेम एम्प्लॉयर की होनी चाहिए, और अगर वो भी नहीं मिल रही है तो दूसरे डिपार्टमेंट से ली जा सकती है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी महिला ली जा सकती है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सीनियर लेवल की ऑफिसर होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 293। Who can be nominated as a member committed to the cause of women or familiar with issues related to sexual harassment? महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध या यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित सदस्य के रूप में किसे नामांकित किया जा सकता है? Any person from the general public, any person with legal knowledge,
any person with social work experience, any person from non-governmental organizations or association। महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध या यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित सदस्य के रूप में किसे नामांकित किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, एनी पर्सन फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, महिलाओं के हित के प्रति प्रतिबद्ध है, साथ में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है जो यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित है, उनको जानता है, समझता है, उन पर कार्य करता है, तो वहां पर क्या किया जा सकता है? सदस्य के रूप में एनजीओ से नॉमिनेट किया जा सकता है, उस एसोसिएशन से नॉमिनेट किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित क्वेश्चन सीरीज के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते हैं 294। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग फीस और अलाउंसेज टू द मेंबर्स अपॉइंटेड फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस। गैर सरकारी संगठनों या संघों से नियुक्त सदस्य को फीस या भत्ते का भुगतान करने के लिए कौन जिम्मेदार है? कोई भी गैर सरकारी संगठन है या संघ है, उससे सदस्य नियुक्त होते हैं तो उनकी फीस को या भत्ते का भुगतान है कौन करेगा? एम्प्लॉयर, फीमेल एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर है वो क्या कर रहा है? आईसीसी का गठन कर रहा है, और जब आईसीसी का गठन कर रहा है उसके मेंबर कौन हो सकते हैं? गैर सरकारी संगठन हो सकते हैं या संघ से जो महिलाओं से संबंधित कार्य देखते हैं या यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले देखते हैं, उनको जानते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, महिलाओं के हितों के संबंधित कार्य करते हैं, तो वो सदस्य क्या किए गए हैं? आईसीसी के मेंबर बनाए गए हैं। तो उनको क्या करना होगा? फीस देनी होगी या भत्ते देने होंगे, तो उनका भुगतान कौन करेगा? नियोक्ता करेगा या एम्प्लॉयर करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 295। व्हाट इज द कमिटी कॉल्ड दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर? वह समिति क्या कहलाती है जिसका गठन जिला अधिकारी द्वारा किया जाता है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं। इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी, नोडल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी। मतलब कि अभी तक तो एम्प्लॉयर है वो क्या कर रहा था? नियोक्ता है वो आईसीसी का गठन कर रहा था। जब आईसीसी का गठन हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो कौन सी कमेटी गठित करेगा और क्यों करेगा? कौन सी परिस्थिति में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है कमेटी का गठन करेगा? उस कमेटी का नाम क्या होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, लोकल कमेटी। लोकल कमेटी का मतलब इसको एलसीसी आप कह सकते हैं, लोकल कंप्लेंट कमेटी। आईसीसी का मतलब होता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, और यहाँ पर लोकल कंप्लेंट कमेटी है वो हो जाएगी। तो लोकल कमेटी का गठन है वो कौन करेगा? जिला अधिकारी करेगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लोकल कमेटी का गठन कौन सी परिस्थितियों में करता है आपको हम बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी, लोकल कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते 296। व्हेन इज द लोकल कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर? मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है लोकल कंप्लेंट कमेटी क्यों बनाता है, तो यहाँ पर आ गई कंडीशन आ गई, जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय समिति का गठन कब किया जाता है, किस परिस्थिति में किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। व्हेन देयर आर लेस देन 10 वर्कर्स इन एन एस्टेब्लिशमेंट, when the complaint is against the employer himself, both A and B, none of the above। जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय समिति का गठन कब किया जाता है, किस परिस्थिति में किया जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। व्हेन देयर आर लेस देन 10 वर्कर्स इन एन एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि कोई कार्यस्थल है जहां पर 10 से कम कर्मचारी है, तो 10 से कम कर्मचारी होने पर जो नियोक्ता है वो आईसीसी का गठन नहीं कर सकता। उसके लिए क्या होगा? इस प्रकार का संगठन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा, वहां पर एम्प्लॉयर है वो आईसीसी का गठन नहीं करेगा। जब आईसीसी का गठन नहीं करेगा तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो क्या कर सकता है? वो लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाएगा, 10 से कम वर्कर हैं तो। और साथ में दूसरी कंडीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दी गई है, व्हेन द कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, मतलब कि जो नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, चाहे ऑर्गेनाइज्ड है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसके नियोक्ता के खिलाफ ही अगर शिकायत आ गई है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा? लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाएगा। दोनों कंडीशंस में वो क्या कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाएगा।
और 10 से अधिक है तो वहां पर आईसीसी बनेगी। आईसीसी की नियुक्ति कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा, परंतु यहाँ पर 10 से कम एम्प्लॉय है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाएगा। और दूसरी कंडीशन यह है कि एम्प्लॉयर खुद लिप्त हो गया है तो भी वहां पर क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन देख लेते 297। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विल डेजिग्नेट ए नोडल ऑफिसर इन ईच ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड और म्यूनिसिपैलिटी who will forward the complaints received to the concerned local committee within what period। जिला अधिकारी प्रत्येक ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड या नगर पालिका में एक नोडल अधिकारी नामित करेगा जो प्राप्त शिकायतों को संबंधित स्थानीय समिति को किस अवधि के भीतर अग्रेसित करेगा। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। इस प्रकार के टाइम वाले क्वेश्चन हैं वो तो जरूर पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है 3 डेज, 15 डेज, 7 डेज, 30 डेज। जिला अधिकारी ने कोई नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है, कहां पर? ब्लॉक स्तर पर, तालुका स्तर पर, तहसील स्तर पर, वार्ड स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर। तो इन स्थानों पर जो नोडल ऑफिसर है उसके पास में जो भी सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायतें मिलती हैं उन शिकायतों को स्थानीय समिति को भेजना होगा। स्थानीय समिति है, लोकल कंप्लेंट कमेटी को भेजना होगा। तो नोडल ऑफिसर है वो स्थानीय समिति को कितने समय के भीतर ये शिकायतें हैं उनको प्रेषित करना होगा, अग्रेसित करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 7 डेज। 7 दिनों के अंदर उसको जो भी शिकायतें मिली है, मान लीजिए कि कोई ब्लॉक लेवल का नोडल ऑफिसर है, उसको कोई शिकायत मिलती है तो वो उस स्थानीय समिति को या लोकल कंप्लेंट कमेटी को ये शिकायतों को प्रेषित कर देगा, अग्रेसित कर देगा। कितने दिनों के अंदर अग्रेसित कर देगा? 7 दिनों के अंदर अग्रेसित कर देगा। अगला सवाल देख लेते 298। What action is recommended if the internal committee or the local committee concludes that the allegation against the respondent has not been proved। यदि आंतरिक समिति या स्थानीय समिति यह निष्कर्ष निकालती है कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ है तो क्या कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी? नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन, इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ द रेस्पोंडेंट, सस्पेंशन ऑफ द रेस्पोंडेंट, ट्रांसफर ऑफ द रेस्पोंडेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। यहाँ पर कंडीशंस हैं वो अलग अलग बताई जा रही है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो लाए जा रहे हैं। आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप है वो साबित नहीं हुए हैं, तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या सिफारिश ये दोनों समिति कर सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। मतलब कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। किसी ने शिकायत करी और वो शिकायत है वो साबित नहीं हुई, प्रूव नहीं हो पाई, आरोपी है वो दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तो वहां पर क्या होगा? कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी के खिलाफ भी नहीं होगी, आरोपित के खिलाफ भी नहीं होगी और शिकायतकर्ता के खिलाफ भी नहीं होगी। मतलब कि आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, मामला है वो क्लोज हो जाएगा। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को एक नई दिशा दीजिए। देख लेते नया सवाल 299। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉमिनेटिंग द चेयरपर्सन ऑफ द लोकल कमिटी। स्थानीय समिति के अध्यक्ष को नामांकित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, वुमेन वर्किंग इन ब्लॉक, तालुका और तहसील और वार्ड और म्यूनिसिपैलिटी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन। स्थानीय समिति के अध्यक्ष को नामांकित करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। एलसीसी के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और साथियों देख लेते पोक्सो एक्ट 2012 2019 में क्या चेंजेज हुए, साथ में पोस एक्ट 2013 पर आधारित सरिस्का सीरीज 15 का अंतिम क्वेश्चन 300। हु शुड बी द प्रिफर्ड बैकग्राउंड ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द नॉमिनीज। नामांकित व्यक्तियों में से कम एक की वांछनीय पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए? आईसीसी या एलसीसी का जो नॉमिनेटेड मेंबर है उसकी वांछनीय पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए? सोशल वर्क, वुमेन्स राइट्स एक्टिविज्म, लॉ और लीगल नॉलेज, चाइल्ड डेवलपमेंट।
नामांकित व्यक्तियों में से कम एक की वांछनीय पृष्ठभूमि है, वो क्या होनी चाहिए, कौन से बैकग्राउंड का होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, लॉ और लीगल नॉलेज, मतलब कि वो कानून का ज्ञाता होना चाहिए, कानून विज्ञ होना चाहिए, कानून का वो ज्ञाता होना चाहिए, जिससे कि जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित क्या कार्रवाई की जा सकती है, कैसे उनको सुरक्षा दी जा सकती है, इसको देख सके, सुन सके, समझ सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों सरिस्का सीरीज 15 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 300 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए। ये सारे क्वेश्चन हैं पोक्सो एक्ट 2012 और साथ में 2019 में क्या चेंजेज हुए थे, कंप्लीट किए गए हैं। इसके साथ में करंटली पोस्ट एक्ट 2013 पर सीरीज है वो कंटिन्यू जारी है। पोस्ट एक्ट पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको सारे देखने को मिलेंगे, किसमें, सरिस्का सीरीज में मिलेंगे। आप सरिस्का सीरीज पर बने रहें और साथ में नॉलेज मंडली के सारे क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि नॉलेज मंडली ने आपके सारे सिलेबस को घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, सरिस्का सीरीज के क्वेश्चन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।